मैं हनुमान सर नालंदा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने पशुपालन के बारे में, मछली पालन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कुक्कुट पालन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कुक्कुट पालन को हम मुर्गी पालन भी कहते हैं। कुक्कुट पालन को हम मुर्गी पालन भी कहते हैं। मुर्गियों से हमें अंडा व मांस प्राप्त होता है। मुर्गियों से हमें अंडा व मांस प्राप्त होता है। मुर्गी के मांस को हम सफेद मांस कहते हैं या चिकन कहते हैं। मुर्गी के मांस को हम चिकन या सफेद मांस कहते हैं। मुर्गियों का उपयोग अंडे व मांस के लिए हम आदिकाल से करते हैं, लगातार कर रहे हैं, और इससे सर्वाधिक मात्रा में हमें प्रोटीन भी प्राप्त होता है। इससे जो पोषक पदार्थ है वो प्रोटीन प्राप्त होता है। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। 5वां है। और मुर्गियों के अच्छे विकास के लिए, इनकी वृद्धि करने के लिए उसका आवास और भोजन की विशेष सुविधा दी जाती है, जिसके कारण से इसका अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। इनके भोजन में मुख्यतया गेहूं, जौ, ज्वार आदि का उपयोग किया जाता है। परवाल को हम कोरल भी कहते हैं। परवाल को हम कोरल भी कहते हैं। हमने 9th क्लास में बहुत सारे संघ के बारे में अध्ययन किया था, जैसे प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा। तो उसी के अंतर्गत हमने एक संघ लिया है, वह है सिलेंट्रेटा। तो कहने का मतलब है सिलेंट्रेटा संघ के एकल या निवयी, एकल का मतलब एकल जीव होता है, निवयी का मतलब जो ग्रुप के अंदर रहता है, कॉलोनी के अंदर रहता है, उसे निवयी जीव बोलते हैं। इसमें होता है पॉलिप जंतु। इसकी दो अवस्थाएं हैं, एक पॉलिप है और एक मेडुसा। मेडुसा अवस्था होती है, पॉलिप अवस्था होती है। पॉलिप क्या करते हैं? अलैंगिक जनन करके मेडुसा अवस्था बनाते हैं, जबकि मेडुसा क्या करते हैं? लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप जंतु का निर्माण करते हैं। तो कहने वाले सिलेंट्रेटा संघ के अंदर ये दो अवस्थाएं हैं, एक पॉलिप होती है, एक मेडुसा होती है। दोबारा रिपीट करता हूं, सिलेंट्रेटा संघ के एकल या निवयी पॉलिप जंतु, पॉलिप जंतु मतलब अलैंगिक जनन करने वाले पॉलिप जंतु अपने बाह्य कंकाल के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल स्त्रावित करते हैं। बाह्य कंकाल स्त्रावित करते हैं, जिसे कोरल या परवाल कहते हैं। कोरल या परवाल कहते हैं। सबसे अधिक जो कोरल या परवाल जो होता है वह सिलेंट्रेटा संघ के एंथोजोआ वर्ग द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। एंथोजोआ वर्ग द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। एंथोजोआ वर्ग द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। एग्जाम पूछ सकते हैं, सिलेंट्रेटा संघ के कौन से वर्ग द्वारा सबसे अधिक कोरल या परवाल स्त्रावित किए जाते हैं? वह एंथोजोआ वर्ग। फिर आता प्रवाल भित्तियां। प्रवाल निवयी के पॉलिपों के लगातार मुकुलन एक अलैंगिक जनन विधि है। मुकुलन से समुद्र में चूनेदार चट्टानों या कवच के बने टीले के समान रचनाएं बनती हैं, जिसे प्रवाल भित्तियां कहते हैं। प्रवाल भित्तियों से मतलब यह है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कवच होते हैं लगातार स्त्रावित करते रहते हैं और एक टीलेनुमा संरचना बन जाती है, जिसे हम प्रवाल भित्तियां कहते हैं। या मुक्ता संवर्धन, इसको हम पर्ल कल्चर भी कहते हैं। पर्ल कल्चर भी कहते हैं। मोती हमें मोलस्का संघ के जंतुओं से प्राप्त होता है। मोलस्का संघ
मोलस्का संघ के जंतुओं से हमें बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिनके अंदर मुख्य है मोती। ये जो मोती होते हैं सफेद, गोलाकार और चमकीली संरचना होती है। कृत्रिम रूप से सीपियों को पालकर मोती प्राप्त करना मुक्ता संवर्धन कहलाता है। अब मोती कैसे बनते हैं? ये सीपियों के शरीर के अंदर कोई भी अनावश्यक कण, रेत का कण चला जाए या कोई भी कण चला जाए तो उसके चारों ओर एक कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना का निर्माण हो जाता है और वह मोती का निर्माण करता है। यह विधि सबसे पहले जापान ने विकसित की थी। सबसे उत्तम किस्म का मोती लिंगा मोती होती है। सबसे उत्तम किस्म का मोती लिंगा मोती होता है। लिंगा मोती। ये पूछ सकते हैं आपसे कि मोती हमें कौन संघ के जंतुओं से प्राप्त होता है? मोलस्का संघ के जंतुओं से प्राप्त होता है। और यह विधि सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? जापान ने विकसित की थी। सबसे उत्तम किस्म का मोती कौन सा है? लिंगा मोती। मुक्ता संवर्धन का दूसरा नाम क्या है? पर्ल कल्चर कहते हैं। और सीपियों को हम क्या बोलते हैं? पर्ल ऑयस्टर भी बोलते हैं। पर्ल ऑयस्टर। जंतुओं से हमें लाख, रेशम, मोती आदि प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त भी जंतुओं के कई लाभ हैं, जिनमें से मुख्य है पहला नंबर 1 रंग। कैक्टस जैसे पौधे होते हैं, कैक्टस नामक पौधों पर कुछ सल्क कीट पाए जाते हैं। कैक्टस नामक पौधों पर कुछ सल्क कीट पाए जाते हैं। इन सल्क कीटों के सूखने पर हमें दो रंग प्राप्त होते हैं। उनका नाम है टैनिन व कोकिनोल। कहने का मतलब है हमारा कि जो कैक्टस नामक पौधे होते हैं उन पर कुछ सल्क कीट पाए जाते हैं। इन सल्क कीटों के सूखने से हमें टैनिन व कोकिनोल नामक रंग प्राप्त होते हैं। दो नंबर आता है हमारा अपमार्जक। अपमार्जक से हमारा तात्पर्य है कि कुछ कीट ऐसे होते हैं जो पादपों और जंतुओं को सड़ने और दुर्गंध फैलाने से रोकते हैं। ये अपमार्जक है दीमक और तिलचट्टा। मैं आपको यहां एक बात याद दिलाता हूं। अभी बोर्ड के एग्जाम के अंदर 2020 में पूछा गया था कि दो अपमार्जक जीवों के नाम बताइए, जिसमें आपको बताना था दीमक और तिलचट्टा बताना था। अब आता है 3 नंबर औषधि महत्व पादप। औषधि महत्व के पादपों के अंदर नंबर 1 आता है ब्लिस्टर मलबों। पहला आता है ब्लिस्टर मलबों। ब्लिस्टर मलबों से हमें एक औषधि प्राप्त होती है, उसका नाम है कैंथराइडिन। ब्लिस्टर मलबों से औषधि प्राप्त होती है, उसका नाम है कैंथराइडिन। इस कैंथराइडिन का उपयोग बालों को झड़ने से रोकने में किया जाता है। ब्लिस्टर मलबों से हमें कैंथराइडिन औषधि प्राप्त होती है। इसका उपयोग बालों के झड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। कुछ कीट ऐसे हैं जिनसे हमें मधुमोम प्राप्त होता है। मधुमोम का उपयोग अल्सर के रूप में करते हैं। मधुमोम का उपयोग हम अल्सर के रूप में करते हैं। अल्सर का तात्पर्य हमारे लिए होता है जैसे मुंह में छाले वगैरह होना, उसके अंदर मधुमोम का उपयोग करते हैं। अब 3 नंबर कोचिनिल कीटों। कोचिनिल कीटों से हमें कार्निनिल अम्ल प्राप्त होता है। कार्निनिल अम्ल प्राप्त होता है। इस कार्निनिल अम्ल का उपयोग
कुकर खांसी में किया जाता है। इस कार्नियल अम्ल का उपयोग कुकर खांसी में किया जाता है। चेहरे व तंत्रिका पीड़ा को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। कुकर खांसी में करते हैं और इसका उपयोग चेहरे व तंत्रिका पीड़ा को दूर करने में किया जाता है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं इसको कि ओस्टियो मेथड इंपॉर्टेंट है। ओस्टियो मेथड के अंदर पहला पॉइंट बनता है ब्लिस्टर मृगों से हमें कैंथराइटिस औषधि प्राप्त होती है। इसका उपयोग बालों को जड़ने से रोकने में किया जाता है। दूसरा था मधुमेह। मधुमेह का उपयोग अल्सर को ठीक करने में करते हैं। अल्सर का मैंने बताया आपको, जैसे मुंह में छाले वगैरह होना अल्सर कहते हैं। कोचिनिल कीटों से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्नियल अम्ल प्राप्त होता है। कार्नियल अम्ल का उपयोग कुकर खांसी व चेहरे व तंत्रिका पीड़ा को ठीक करने में किया जाता है। फिर आता भोजन के रूप में कुछ कीटों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। जैसे कुछ मांसाहारी जंतु जैसे मेंढक, छिपकली, सांप आदि का उपयोग मांसाहारी जंतु भोजन के रूप में करते हैं। पार्थ में परागण अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह निषेचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। परागण की क्रिया के बाद ही निषेचन क्रिया संपन्न होती है। जैसे परागण क्रिया यह मक्खी, मधुमक्खी, चींटी आदि द्वारा संपन्न होते हैं। हमने बहुत सारे पापों के बारे में पढ़ा, जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ा और ये जंतुओं के अन्य महत्व के बारे में हमने पूर्ण पढ़ा। ये पार्ट 14 यहां पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम आगे नया चैप्टर